Hemant. I welcome you here on this platform. We are here today. Hi, I am Yuvakshi Grover, and this is Hemant Verma. We are here today to discuss about UGC NET. So, Hemant, first tell me which exam did you qualify? Like, which year exam did you qualify? Hello everyone. Hello Yuvakshi. I qualified 2022 UGC NET exam, and it was a good experience overall. So I have qualified 2019. So it's a 3-year gap, and we are on this platform. We can share two experiences all together, right? Yeah. So Hemant, like when I gave 2019 examination, I saw that paper one and paper two both were little difficult because at that I gave the pre-COVID era exam, right? And in that time there were two cycles of UGC NET where the properly एक जून में होता था, एक दिसंबर में होता था, तो काफी स्ट्रीमलाइन था प्रोसीजर. आपने पोस्ट कोविड दिया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पोस्ट कोविड को लेकर? Actually, if we look at the exam and the pattern which is coming from 2019 till date, the exam is not very frequent. So the both the cycles are merged and the number of students is becoming very high nowadays as compared to before 2019 पेपर. जो आपने भी एग्जाम दिया, जो मैंने भी एग्जाम दिया, उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे, ना कि कम स्टूडेंट्स थे कि क्योंकि मर्ज कर रहे हैं साइकिल या फिर चल रहा है वो एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं कुछ अनफोर्स रीजन के कारण से, तो काफी स्टूडेंट्स भी थे. और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ नेट पेपर वन या फिर पेपर टू आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. क्या आपने बेरैक रीड करी है या आपने बुक्स रीड करी है या आपने कुछ डाइजेस्ट कमेंट्रीज रीड करी है, वो उस टाइम पे एग्जाम में कब आपको फायदा क्या चीज देगी आप नहीं बता सकते हैं. आपको सेक्शन बेस्ड भी आ जाएंगे चार पांच सवाल, या फिर कुछ कुछ ऐसे पेपर है जहाँ पे, जैसे मैंने देखे थे पास्ट ईयर पेपर्स 2019 का ही देख लीजिए, जहाँ पे कुछ भी ऐसे सेक्शन बेस्ड पेपर नहीं आया था. बिल्कुल थ्योरी बेस्ड ही रहता है हमेशा. कभी कभार ऐसा होता है हम देखते हैं कि सेक्शन बहुत सारे पूछ दिए हैं, सीआरपी से पूछ दिए हैं सेक्शन या फिर सीपी से पूछ दिए हैं. फिर कुछ पेपर ऐसे भी थे जहाँ पे कुछ भी सेक्शन बेस्ड नहीं आया था. तो मतलब होता है ना कि व्हेन यू आर इन लॉ स्कूल तो आप बस थ्योरी पे कम सेक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, या कुछ कुछ जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट्स होते हैं जो जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ होते हैं, वहां पे सिर्फ आप थ्योरी थ्योरी पढ़ते हो, ना कि अब मेजर लॉ सब्जेक्ट्स में आप थ्योरी पढ़ते हो आईपीसी एंड ऑल में. तो इट वाज प्रिटी मच मॉडरेट आई गेस, नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो, आई वोंट से डिफिकल्ट, मॉडरेट था पेपर. बट ये है कि आप जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो लॉ को लेके या फिर पढ़ते हो उन सारी चीजों को लेके, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है यूजीसी नेट के पेपर में, चाहे वो पेपर वन हो चाहे वो पेपर टू हो. आप बताइए. एब्सोल्युटली एग्री. आप हाउ वाज मेरा योर भी यही एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस रहा है नेट को लेके कि पेपर वन हो या पेपर टू हो, दोनों एकदम अनप्रिडिक्टेबल पेपर्स हैं. हम्म. कुछ भी पूछते हैं बेसिकली. एंड सबसे शॉकिंग तो तब होता है जब आपसे रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे मेरे पेपर में आई रिमेम्बर 2-3 क्वेश्चंस एनवायरमेंटल रूल के हायरार्की एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अरेंजमेंट को लेके आया था पेपर टू में. तो वहां चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है पेपर टू में बेसिकली प्रिडिक्ट करना कि मैं कौन से क्वेश्चंस कर पाऊंगी, कौन से क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगी. जैसे कॉन्स्टी के केसेस मैंने देखा, और नेट ये करता ही है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हम्म. पूछता ही है नेट. यस, दैट्स पर ट्रू. मतलब नेट के उसमें एक ही बहुत कॉमन फैक्टर है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते क्रोनोलॉजी में, ऑर्डर में वो करो उसको, उसके कारण पेपर आई थिंक थोड़ा मॉडरेट लेवल पे जाते जा रहा है टाइम के साथ. क्योंकि जब मैं प्रिपेयर करती तो मैंने 5 साल के 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, और आपने भी यस. बोला इस बारे में. हम्म. आई डू फील प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है नेट में, क्योंकि मुझे लगता है 10-20% तो रिपीट होता है पेपर में. यस. दिस इज व्हाट आई फील, कि यदि आप पुराना 5-6 साल का भी कवर करके जा रहे हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, तो 10-20% क्वेश्चन का रेपिटेशन पेपर वन में भी मैंने मतलब नोटिस किया है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, और पेपर टू में भी किया है. हाँ, यस. क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. बट हम्म. स्टिल मैंने अपने लिए ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी. जनरली जो मैंने अपने साथ के बैचमेट्स को देखा जिनका नहीं निकला, तो मैंने एक चीज उनसे ये सीखी थी, और अपने सीनियर से भी बात करके ये सीखी थी, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पेपर वन को इक्वल इंपॉर्टेंस है जितना हम पेपर टू को दे रहे हैं. क्योंकि यस. यूजुअली हमें लगता है पेपर वन हो जाएगा आराम से, बट ऐसा नहीं है. दिस इज व्हाट आई फील. और मैंने पर्सनली अपने लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई थी यार, कि मैं 10 के 10 यूनिट्स कवर नहीं करूंगी. मैं उसमें से कम 8 यूनिट्स ऐसी आइडेंटिफाई करूंगी जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है. यस. जैसे यस. साइंस मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया पर्सनली नहीं है पेपर वन में, तो मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसमें पढ़ने की भी कोशिश नहीं करी.
और मैंने बाकी 8 पेपर इतना फोकस किया कि मेरा पेपर 1 निकल जाए, क्योंकि पेपर 1 में आई थिंक कि 30 to 35 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करना आउट ऑफ 50 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए। सो व्हाट यस, डू यू फील कि पेपर 1 कितना इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए, मुझे तो लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब यस, बेसिकली। paper one is important, but you are talking about chronological order question. But they have twisted things in such a manner कि आप एक थ्योरिस्ट को या फिर ज्यूरिस्ट को उठा लेते हो और फिर उसकी भी थ्योरीज आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेते हो। तो करेक्ट। दिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मेक्स द पेपर डिफिकल्ट। अगर हम्म। ऐसे 4-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो इट इज स्कोप, मतलब वो 4-5 क्वेश्चन आपको डिसाइडर बन जाते हैं कि हाँ, आपने पढ़ा है अच्छे से, यू हैव दैट नॉलेज कि आप बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे बताना ज्यूरिस्ट के बारे में और उनकी थ्योरीज कब दी गई है। इंटरनेशनल लॉ की तरफ अगर देखा जाए तो वहां पे कोई कन्वेंशन पूछते हैं, यू अपना यूनाइटेड नेशंस वगैरह के हाँ। कन्वेंशन चार्टर्स आ रहे हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाए तो ठीक है, हाँ, बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हम ऐसी तैयारी करके जाएं। लेकिन हम ज्यूरिस्ट की तरह कैसे देखते हैं कि हम उसकी थ्योरीज पढ़ लेते हैं और ईयर याद कर लेते हैं अगर आएगा, और ईयर भी इतना रिलेवेंट नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन इतना ट्विस्ट करके आता है कि ईयर भी इट मेक्स रेलेवेंट। तो अब व्हाट स्ट्रैटेजीज फॉर लॉ एस्पिरेंट शुड फॉलो कि हाँ, अगर मैं कोई थ्योरी भी पढ़ रहा हूँ तो मुझे उसके ईयर्स याद रखने हैं, किसी भी ज्यूरिस्ट की जितनी भी थ्योरीज आई है, या फिर मैं कोई कन्वेंशन भी याद करूँ, या केस इवन फॉर द केस लॉज ऑल्सो, इस लॉस। कि अगर कोई कोई ऐसा लैंडमार्क केस है जो बहुत सारे केसेस में एक्चुअली मुझे जजमेंट लगता है दिए टू है। ऐड ऑन जस्ट कॉन्स्टी और एनवायरमेंटल लॉ के केसेस पे तो मैंने बहुत ज्यादा फोकस देखा है हम्म। पर्सनली पेपर्स में। Yes, yes. Or and moreover, moving towards the first paper strategy, paper is like very scoring. What I हम्म। think, it's very scoring than law paper also. अगर आप law background के, you know more knowledge about law than the first paper, but law इतना ज्यादा vast आ जाता है कि आप उसको स्कोरिंग करने के लिए नहीं बना सकते। फर्स्ट पेपर इज वेरी स्कोरिंग, सेट ऑफ यूनिट्स हैं, आपको ये 10 यूनिट हम्म। तैयार करनी है, वहीं के वहीं आप 10 में से 8 तैयार कर लीजिए, 9 तैयार कर लीजिए जो अच्छी है। मैथ्स काफी टाइम से छूटा हुआ होता है लोगों का कि आप 10th में पढ़ा हुआ है, तो वी कैन, कि होता है ना कि हम मैथ्स को थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं, बट जो चीजें हैं जो हम पढ़ते हम्म। हैं एलएलएम में पढ़ते हैं हम, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, ये सारे सब्जेक्ट है जहाँ पे स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि वी नो वी हैव मेड द डेजर्टेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, या फिर हम प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, तो वी नो कि हमें कहाँ से शुरू करना है, हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या डाल लिखना पड़ता है, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में क्या लिखना पड़ता है, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। और यही अगर आप पूरा प्रोसीजर ले अपने प्रोजेक्ट उठाने का, तो दैट्स व्हाट मेक अ रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट इन अ ब्रीफ एक- सेंस। और हम्म। वहां से अगर आप चीजें डिराइव करके लेकर आ रहे हो, बिकॉज यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू आर अप्लाइंग योर कॉमन सेंस कि हाँ, इस क्वेश्चन से मुझे कुछ ना कुछ पैटर्न मिल जाएगा, बिकॉज आई नो द नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक। बस अब मेरे को थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना है कि हाँ, मैं कनेक्ट कैसे कर सकता हूँ डॉट्स को, हाँ। चाहे वो कितना भी घूम के क्वेश्चन क्यों ना है। तो करेक्ट। दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर वन, क्योंकि आप पेपर वन में भी हर कुछ याद नहीं कर सकते हो, काफी हम्म। वास्ट सिलेबस है, काफी टर्मिनोलॉजीज काफी हार्ड है जो आपको याद रखनी है, मी सिमिलर टाइप ऑफ मीनिंग भी है वहां पे, जस्ट अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। टीचिंग में कितना आप टीचिंग, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट, तो उसमें दी टीचिंग क्वेश्चन आर वेरी कॉमन। आप बस यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ बेसिक द कॉमन सेंस का एप्लीकेशन से शायद कॉमन आंसर सेंस, मिल जाएगा। या आपको अगर यू नो प्रेजेंस ऑफ दी माइंड और वो। nomenclature of that particular word or which has been asked in the question paper, तो आप उससे आराम से पता कर लगा सकते हो कि हाँ, क्या हो सकता है क्लासरूम टीचिंग के बारे में है। यस, तो इट इज ओवरऑल गुड experience. And what do you think कि how UGC NET is useful for today's generation or the aspirants in cracking it after cracking it? बेसिकली व्हाट आई फील कि यदि रिसर्च में आगे जाना है तो डेफिनेटली जेआरएफ की तरफ फोकस होना चाहिए सबका। हम्म। क्योंकि ठीक है, अच्छा होता है, ग्रांट पे पीएचडी हो जाती है, पोजीशंस उसमें थोड़ा कंपटीशन बाद में, क्योंकि जैसे मैं अभी पीएचडी के लिए एनरोल कर चुकी हूँ, तो मुझे अब ये बात समझ में आ रही है कि हम्म। यार जेआरएफ होता ना तो बहुत आसानी से मिल, जेआरएफ की सीट्स हर कॉलेज में फिक्स्ड है। Fixed. राइट। बाकी फिर आपको नेट होने के भी अपने फायदे, नो डाउट, पर जेआरएफ होने का रिसर्च में बहुत ज्यादा फायदा है आगे जाके। एक तो ग्रांट फिक्स हो जाती है, दूसरा ये होता है कि बहुत इजीली हमको सीट्स पे एडमिशन मिल जाता है और हमको सुपरवाइजर बहुत आसानी से मिल जाता है। अच्छा, दिस इज व्हाट अच्छा। आई फील। Yes. एंड दूसरा,
नेट का बेसिकली सबसे बड़ा फायदा यही है कि यार असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यदि, तो नेट निकालना एक तरीके से कंपल्शन है। वो होता है ना कंपल्सन। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो इसके फायदे नुकसान तब समझ नहीं आते यदि हमको आगे एकेडमिक्स में जाना है। दिस इज व्हाट एकेडमिक्स में आई, जाना। क्योंकि जो पे स्केल है कॉलेजेस में, क्योंकि मैंने अपना नेट क्रैक किया था व्हाइल आई वाज डूइंग एलएलएम, तो उसके जस्ट बाद मुझे जॉब प्रोक्योर करने में कॉलेजेस में बहुत आसानी हुई, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा बार आई थिंक क्वालिफाई कर लेते हो। कहने के क्वालिफाई लिए वो करते छोटी सी चीज है, बट वो मॉनेटरी पे में बहुत फर्क कर देता है नेट क्वालिफाइड टीचर और नॉन नेट क्वालिफाइड टीचर के बीच में। हैं। यस ऐसा यस। नहीं नॉन नेट वालों को जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलती है, बट आई थिंक वो मॉनेटरी गैप जो है ना दोनों की सैलरी पैकेजेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है बहुत कि जिसको एकेडमिक्स करना है उसको आई थिंक नेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो पीएचडी मैंडेट भी हटा दिया है यूजीसी ने। तो उसके बाद तो अब नेट ही सबसे हाईएस्ट बार है जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वालिफाई करना है। तो आई थिंक कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके सीवी पे पड़ रहा है। यदि इम्पैक्ट। आप एकेडमिक्स या फिर रिसर्च में नहीं जाना चाह रहे हो तो आई डोंट थिंक सो बहुत फायदा है नेट करने का। दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि आई थिंक इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जाम and you have to qualify by getting that particular minimum percentage whatever is required. This is what I feel. What do you feel about it? How net is important? या नेट इज इम्पोर्टेंट। और जैसे आई जस्ट नीड टू पॉइंट आउट, आपने कहा कि आपके लिए आसान लगा, मेरे लिए आसान लगा, नॉट अ बिग डील, बट व्हेन यू टॉक टू अदर पीपल आउटसाइड द कम्युनिटी हु आर ट्राइंग टू क्रैक नेट, ठीक है, और पास्ट काफी ईयर्स से, नॉट Hmm. 2-3 years और समथिंग, या फिर उनको पता है कि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, नेट क्लियर है, तो वो दूसरों के लिए इट्स अ बिग डील। ऐसे नहीं है, Correct. इट्स अ Agreed. वेरी बिग डील। मतलब आई थॉट कि इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, कि इट Hmm. जस्ट नेट का एग्जाम है, मतलब निकल गया। बट व्हेन यू टॉक टू पीपल लाइक ये ओल्डर एज गाइज पीपल, तो वो Hmm. दे टेल मी कि नेट इट्स अ वेरी बिग डील, मतलब यार गजब, बहुत अच्छी बात है। एंड इट मेक्स डिफरेंस कि आप, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि हम कोई भी यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए, मॉनेटरी वो तो है, मॉनेटरी जो आपको अलाउंसेस जो ऊपर से मिल रहे हैं, जो बेनिफिट मिल रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिल रहा है यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद, वो नॉन यूजीसी नेट क्वालिफाइंग वाले को नहीं मिलता है। ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि दैट्स एन सेट स्टैंडर्ड फॉर एकेडमिक्स, क्योंकि द पेपर स्टैंडर्ड इज ऑल्सो वेरी हाई। Correct. So if someone is net qualified, that's why majority या whole of the every government institution looks for UGC net qualified applicants only. Non applicant non UGC qualified applicants नहीं लेते हैं वो लोग। तो UGC net makes a difference. Cracking UGC net makes a big difference। और अभी आया है, अभी रिजल्ट आया है इस बार वाले का, हाँ, आई गेस right. yesterday only or day before Yesterday yesterday। only. Yes, This yes, last cycle result was released yesterday itself. yeah, yesterday only। Have you So seen the वैसे result? हेमंत, व्हाट आई फील, लास्ट 2-3 years में आई थिंक कट ऑफ भी बहुत ऊपर जा रहा है अब। यस, कट ऑफ भी मैंने बहुत ही जब ऊपर नेट जा रहा दिया था तो 54 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल था फॉर यूजीसी नेट, है। एंड समवेयर अराउंड 56.5 परसेंटाइल था जीआरएफ का व्हेन आई जीआरएफ गेव। का, यस। रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स, बट नाउ दैट हैज इंक्रीज टू 60s। 60s, यस, ट्रू ट्रू। मतलब मिनिमम इज 60.1 और 62 तक भी गया है किसी किसी साइकिल के अंदर। हाँ जी, हाँ तो जी। मतलब आई फील कि ये जो कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है इसके दो रीजंस है, कि कोविड के कारण प्रॉपर साइकिल में एग्जाम नहीं हो रहा है तो सब मर्ज्ड होके एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि एस्पिरेंट्स, पहले यस। एक बैच का बच्चा देता था, अब 4-4 5-5 बैच का बच्चा एलएलएम का एक साथ नेट को लिख रहा है। दिस इज व्हाट आई फील। अब एक और बात है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के देखे हैं कि कौन एलिजिबल होता है पेपर लिखने के लिए। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे थोड़ा सा समझाना चाहोगे कि क्या है यूजीसी नेट का? यूजीसी नेट के लिए जो एलएलएम के लिए अपीयरिंग है, या फिर पास आउट हो चुके हैं, जो दे दिया गया है, वो दोनों के दोनों एलिजिबल होते हैं यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए। कुछ या कुछ जिनको कुछ कुछ लोग ऐसे शौक के लिए कर लेते हैं एलएलएम, बिकॉज दे वांट टू डू एलएलएम। और तो उसी साथ एलएलएम करते करते इट्स बेटर कि आप, व्हाट आई सजेस्ट टू पीपल, अगर आप एलएलएम कर रहे हो तो यू शुड गो फॉर, आपके कुछ भी गोल्स हो सकते हैं। आपको जुडिशरी में जाना है, बट एज ऑफ नाउ आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, बिकॉज यू डोंट हैव टू वेस्ट 1 year ऑफ योर टाइम। तो आपने एलएलएम के लिए एनरोल कर दिया। अब अगर किसी ने एलएलएम के लिए एनरोल कर दिया है तो इट्स बेटर टू गो फॉर यूजीसी नेट, नॉट एज अ बैकअप ऑप्शन, बस कि हाँ, इट इज, हाँ, यूजीसी नेट क्लियर कर लिया है हमने, ये बहुत अच्छी बात है कि आई इफ थिंक आई ऑल्सो फील कि एलएलएम के साथ नेट हो जाना चाहिए। नेट हो जाना चाहिए, ये नहीं पेपर कि लिख लिख लेना चाहिए आपका, हाँ, भले कोई भी लाइफ में गोल हो।
कोई भी आप लाइफ में यूडीसी बोलो। एम कर रहे हो या कुछ भी एम कर रहे हो और आपने एलएलएम को एज अ बैकअप ऑप्शन भी लिया है, तो आई थिंक आपको नेट लिख लेना चाहिए। नेट लिख और लेना एलएलएम चाहिए। करते करते नेट निकालना ज्यादा आसान होता है, दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि आप वही यस। स्टडी पैटर्न में होते हो, उसी जोन में होते हो। तो हम्म। मुझे आई ऑल्सो एब्सोल्युटली एग्री ऑन द गिवन पॉइंट कि यार एलएलएम हो तो नेट कर लो, ये बहुत कर लो, इंपॉर्टेंट है कि नेट नेट हो कर जाए। लो। हाँ। और आई वाज से और मैं क्या बता रहा था कि हाँ, यू आप एलएलएम के साथ साथ, जब आप जैसे आपने कहा कि एलएलएम के साथ साथ कर लेते हो, तो वो एक पढ़ाई वाला जोन होता है। आपको हम्म, चीजें भी याद रहती हैं, एंड यू नो आप वही सब्जेक्ट पढ़ भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको काफी एज मिल जाता है चीजों को लेके कि हाँ, अभी पढ़ रहे हैं, फ्लो में पढ़ाई है, तो यूजीसी नेट हमें कर लेना चाहिए। कभी आपको नहीं जाना है एकेडमिक्स में, बट इट इज गुड कि हाँ, यू हैव upper edge over the other people, other correct। aspirants of other students, कि आपका नेट भी क्वालिफाइड है और सब। मतलब इट इज अ गुड थिंग टू डू नेट। ऐसा कुछ उसमें हार्म नहीं है कि नेट नहीं करोगे। और हाँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जो इसका स्कोर होता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। तो राइट। ऐसा भी नहीं कि जैसे जेआरएफ का इट्स वैलिड फॉर आई गेस 2 years ओनली। 2 years ओनली। टू या इयर्स ओनली, तो टू उसके इयर्स उसके जैसा भी नहीं है कि 2 साल के लिए वैलिड है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप हमेशा रहोगे, बस यू जस्ट नीड टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी। कभी वो आपको लगता फ्रेज है, बोलते हैं ना, वंस अ नेट ऑलवेज अ नेट वाला चीज, ऑलवेज अ दैट इज नेट वेरी वाली थिंग। नाइस। यस यस। वेरी गुड पर्क। गुड पर्क। ऐसा बहुत कम एग्जाम्स वगैरह में ऐसा होता है कि एक बार क्वालिफाई कर लो स्कोर। ये लाइक यू सी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपने जब जिस साल में दिए, दिस इज ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर करेक्ट। आपने क्लैट दे रहे हो या फिर आप और कुछ एलएलएम के लिए क्लैट पीजी दे रहे हो, तो देयर स्कोर्स आर नॉट वैलिड फॉर 2 years 3 years और लाइफ टाइम। ये करेक्ट। आपको आप एक बार निकालिए और लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल आपका वैलिड रहेगा। यू वो डोंट हैव टू सर्टिफिकेट आपके नाम पे आ गया, मतलब आप नेट हो, बस बस अब नेट हो आप। हमेशा के लिए। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स करेक्ट। ट्रू। ओके। So, even to sum up, I want to share few tips with the aspirants. यस। Basically, what I feel is पेपर वन पेपर टू का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पे फोकस बराबर होना चाहिए। एंड आई थिंक जैसे आपने बोला एग्रीड पेपर वन बहुत स्कोरिंग है, आई थिंक वो कट ऑफ क्रैक करने में आपको पेपर वन ही हेल्प करता है। यस क्योंकि पेपर टू में मोर और लेस हर एस्पिरेंट का ऑलमोस्ट सेम स्कोर आता है, मुझे ऐसा लगता है, दो यस। चार मार्क्स का फर्क होगा, दो चार क्वेश्चंस का फर्क होगा। दूसरा मुझे ये लगता है कि आई थिंक सारे पेपर्स, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस को जो हमें नहीं भी आ रहे हैं, हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस और एलिमिनेशन मेथड यूज करके उनको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे स्कोर को 10 to 20 मार्क्स से बढ़ाने का कैपेसिटी रखते हैं, द क्वेश्चंस विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। क्योंकि ये होता है नेट में, सेट ऑफ 20-30% क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं। देन व्हाट आई फील इज कि यदि हमें, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो जैसे मैंने अपने लिए किया, तो मैं यही टिप शेयर करना चाहती हूँ कि यार मुझे ऐसा लगता है कि 10-10 यूनिट्स हैं, तो उसमें से 8-8 ऐसी आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, एटलीस्ट 8-9 कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, क्योंकि एक आध यूनिट हर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, एक या दो यूनिट्स हर सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो व्हाट आई फील इज पेपर वन के लिए तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी आई थिंक कि 8 या 9 आइडेंटिफाई करो, और जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक्स लाइक पियर्सन अवेलेबल है, बहुत अच्छी है मार्केट में, ऑक्सफोर्ड अवेलेबल है, तो आई थिंक पेपर वन के लिए उतनी बुक सफिशिएंट है, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंट है, पर उतना हमें कर लेना चाहिए। एंड लास्टली आई वांट टू शेयर दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट आई थिंक, यस। क्योंकि 20% मार्क्स आप वहीं से ला सकते हो, और वो लिमिटेड एटलीस्ट, वो सेट ऑफ 500-600 क्वेश्चंस कर लेता है इंसान, तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चंस पेपर में आने की पॉसिबिलिटी 100% बहुत ज्यादा है। तो मेरे को लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू फील, व्हाट टिप्स यू वुड लाइक टू शेयर विद द अपकमिंग एस्पिरेंट्स जो नेट लिखने वाले हैं? Yes, like adding on to this, you have some of the preparation of 2 3 months in 2 3 minutes. See, for paper one, and करेक्ट। like for paper two, you have to be thorough with the law. मतलब you cannot study particular कि आज मैं नेट के लिए पढ़ने बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो मैं आज से मेरी प्रिपरेशन शुरू हो गई है नेट के लिए। ऐसा नहीं है लॉ पार्ट के लिए। आपको लॉ के लिए बस यू हैव टू रीड, कि आप कभी भी जब कुछ भी पढ़ रहे हो, कि आप कोई सा भी पर्टिकुलर लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो यू हैव टू थॉरो विद दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 2 महीने में सोचो कि मैं पूरा का पूरा यूजीसी नेट का लॉ कंप्लीट कर लूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। बस आप कभी भी पढ़ रहे हो, आप आज अगर आप अभी बीएलएलबी में हो या एलएलएम में हो, तो आपकी एक हैबिट होनी चाहिए लॉ पढ़ने के लिए। कब कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट आप उठा लो, कोई सी भी थ्योरी पढ़ लो जब आपको मन करे। तो उससे क्या होगा कि एक बर्डन नहीं पड़ता है 2 महीने में, हमें 3 महीने की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट के लिए, तो हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है। उससे क्या है कि हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी होते रहेंगे, हमें पता भी हमने क्या बीएलएलबी में पढ़ा है, क्या हम एलएलएम में पढ़ रहे हैं। क्यों, आप देखिए, इफ यू वांट टू सम अप द लॉ पार्ट, लॉ पेपर ऑफ यूजीसी नेट, उसमें सारे के सारे लॉज होते हैं। यू एग्री कि आप
आपने जो बीएलएल में भी पढ़ा है, सारे के सारे जो 5 साल में आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसमें से कुछ भी आ सकता है। और कुछ भी आ सकता और अब तो एड ऑन भी हो रहे हैं, हायर एजुकेशन स्टडीज के और भी सारी चीजें एड ऑन हो रही हैं। तो कम से कम लॉ पार्ट, और लॉ पार्ट क्या है बेसिकली देखा जाए तो एवरीवन नोज द लॉ, है। उसमें अलग से कुछ नहीं लेकर आ जाएंगे। तो इस वजह से क्या है, लॉ पार्ट जो है एक एवरेज मार्किंग के लिए इट इज वेरी नाइस। आप स्कोर हम्म कर सकते हो उसमें, लेकिन स्कोर जो है वो आप पेपर वन से ही उठा सकते हो, जैसे आपने पॉइंट आउट करा कि पेपर वन इज वेरी स्कोरिंग। एंड एंड पर्टिकुलरली एज ऑफ नाउ, कट ऑफ क्रॉस करना तो आसान है, लेकिन वो 6% में आना जो आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हो, दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट। और आजकल जो मार्क्स में इतना ज्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है, उस वजह से वो 6% जो परसेंटाइल है वो रेस कर दे रहा है चीजों को। तो आप आने करेक्ट। वाले टाइम में आप कुछ नहीं, अभी 160, अभी इस दिस टाइम 60% गया है, तो यू नेवर नो कि धीरे 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 65 कब पहुंच जाए। और आने वाले टाइम नहीं में पता कोई चलेगा। नहीं पता चलेगा, यू नेवर नो 50 हाउ। से 60 जाने में आई थिंक बस 2 साइकिल लगी नेट को। 2 साइकिल तो लगी, 60 से 65 जाने में आई थिंक 2 या 3 साइकिल मैक्सिमम और लेगा, और वो कट ऑफ उतना हाई जाएगा। एग्रीड। कट ऑफ भी बढ़ रहा है, तो यही दिस इज द राइट टाइम इफ यू आर प्लानिंग टू यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए। दिस इज द राइट टाइम जहां पे अभी आप कर सकते हो, बिकॉज द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग। और बट आई जस्ट नीड टू से दिस। ठीक है, थैंक यू हेमंत। आई होप हमारा ये डिस्कशन आगे आने वाले सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। यस सो यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।